अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। आज मेरी सुहाग रात थी। मैं कमरे में नहीं जाना चाहता था पर पहुंच गया। मेरी बीवी सामने ही बैठी थी। उसको देखते ही मेरी नज़र उसके पेट पर पड़ी क्योंकि वो इतना नुमाया था कि मैं भी हैरान रह गया। खैर, मुझे लगा कि ये सब कुछ वहम है, शायद मुझे गलतफहमी हुई है और मैं अपने कमरे के अंदर आ गया। मैंने भी दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन कुछ पल बाद ही ऐसा कुछ हुआ कि मेरा शक पहला मुझे दुरुस्त लगने लगा। जब मेरी बीवी बाथरूम में चली गई और बाथरूम से उल्टी करने की आवाज़ आने लगी, मैं समझ गया कि मेरी बीवी के पेट में किसी की नाजायज़ औलाद पल रही थी। और जब मेरी बीवी बाहर आई तो मैंने उसे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। मैंने कहा कि तुम थक गई होगी। वो भी मेरे अच्छे रवैये पर हैरान हो रही थी, क्योंकि असल में मैंने सोच लिया था कि अगर वो पहले से ही हामिला है तो मैं रोज़ रात को इसकी। मेरा नाम शफीक है और आज जब मैं अपने कपड़े से निकला तो मेरी शादी के बारे में बातें हो रही थी और अब इस मौजू से मैं तंग आ गया था। मैंने अम्मी से कहा कि नाश्ता लगा दें, मुझे काम पे जाना है। मेरे बाबा बहुत गुस्से वाले आदमी थे। घर पे इनकी हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि क्यों, शादी का नाम सुन के तेरा मुंह बन जाता है, हमने तेरी शादी करवानी है। मैंने कहा कि पहले भी आप लोगों ने करवाई थी और नतीजा भी आप सबके मिलकर ही देखा था। मुझे दोबारा बलि का बकरा नहीं बनना, मेरा इतना कहना था, मेरा हक था ये। लेकिन बाबा ने मुझे बहुत गुस्से से बातें सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि क्या सारी ज़िंदगी बिना बीवी के फिरता रहेगा। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी है, आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। पता नहीं बाबा को क्या मसला था। अभी मेरी पिछली शादी खराब हुए पूरा महीना भी नहीं गुजरा था कि वो फिर से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं भला कोई लड़की था कि जल्दी जल्दी शादी मेरी हो जाती ताकि इनकी जिम्मेदारी कम हो जाती। कम से कम मुझे 1-1.5 साल तो सोचने देते कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। मेरी पहली शादी बाबा ने अपने भाई की बेटी के साथ करवाई थी। बाबा इस पे दिलो जान से फिदा थे। उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। कहते थे कि इसकी अपनी बहू इसको बनाऊंगा और अपने मेरे बेटे के साथ सारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से रहेगी। लेकिन शादी को 2 हफ्ते नहीं हुए थे कि पता चला कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और उसने सबके सामने राज खोलने पे ये बात कबूल भी कर ली और कहने लगी कि कर लो मेरा जो करना है, मैं तो इसी इंसान से बातें भी करूंगी और जब मौका मिलेगा मैं भाग भी जाऊंगी। मैं इसको अभी भी कसूरवार नहीं मानता था क्योंकि इसकी शादी भी ज़बरदस्ती करवाई गई थी। अगर इससे पूछ लेते तो शायद मेरी ज़िंदगी बीच में से बर्बाद ना होती, पर मेरे बाबा ने मुझ पर दबाव डाला और कहा कि इसको फ़ौरन तलाक दे दे। मैं इसे इतनी जल्दी तलाक नहीं देना चाहता था। हो सकता था कि वो अपना फ़ैसला बदल लेती, क्योंकि मैं उसे पसंद कर बैठा था। वो प्यारी थी, खूबसूरत थी, पर बाबा ने तो सबके सामने मुझे हुक्म दे दिया। बाबा की इज़्ज़त का सवाल था, मैंने तलाक दे दी और लड़की हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली गई। अब इस बात को 1 महीना नहीं हुआ था कि बाबा ने 2 दिन से शोर डाला हुआ था कि उसके लिए मैंने एक लड़की देख ली है और मैं इसकी शादी करवानी है, जबकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था और इस दफ़ा तो बाबा की पसंद से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। उन्होंने पहले कौन-सा अच्छा जोड़ जोड़ा था, जो अब दोबारा से वो मेरी शादी के साथ अच्छा करते और मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने का इरादा किए बैठे थे। मैं नाश्ता कर रहा था तो अम्मी ने कहा, क्यों बेटे के पीछे पड़ गए हैं और अब ये कौन लड़की है? आपके रिश्तेदारों से मैंने लड़की नहीं लेनी। पहले ही मेरे बेटे को इतना सदमा मिला है। मेरे बाबा ने कहा कि रिश्तेदारों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, खानदान के बाहर की है। लेकिन जो मैंने एक दफ़ा कह दिया होगा वही। इस लड़की का नाम अंदलीब है और इसी से शादी होगी। मेरी अम्मी का कहा कि आपने पहले भी ऐसे ही जल्दी में सब कुछ किया था, तब मैंने आपको कुछ नहीं रोका था, लेकिन अभी तो मैं लड़की को देखना चाहती हूँ। मेरे बाबा ने कहा कि हाँ तो चलो आज ही हम वहीं चलते हैं। मैं अपनी अम्मी से कहने वाला था कि आप मेरी मदद करें और वो लड़की को देखने चल पड़ी थी। मेरे बाबा ने सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ से गुजारी थी। वो एक आशिक मिजाज जवान थे। कई लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती थी, पर सब कहते थे कि शादी के बाद उनका रवैया बदल गया था और उन्होंने इन सारी चीज़ों से तौबा कर ली थी। यानी वो गुनाह करने के बाद, अच्छी तरह से गुनाह का मज़ा लेने के बाद उन्होंने तौबा कर ली थी। लेकिन मुझे तो ये सब नहीं करने दिया। पहले दिन से ही मुझे बहुत खींच के रखा था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, उसकी शादी भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाई थी और बहुत ही कम उम्र में करवा दी थी। वो दूसरे शहर में होती थी और अब हमसे मिलने के लिए भी नहीं आती थी। बाबा कहते थे कि ना आए तो अच्छी बात है, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, जबकि वो हमसे नाराज़ रहती थी। मुझे इनके बारे में सोच के बहुत दुख होता था। बाबा ने एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद की थी और मेरी को तो दूसरी दफ़ा बर्बाद करने लगे थे। अम्मी को भी बाबा से कोई मोहब्बत नहीं थी। अम्मी का वज़न 90 किलो था और बाबा आज भी खुद को 70 किलो पर जमाए बैठे थे। उम्र तो उनकी 56 साल लगती थी, पर लगते ज़्यादा से ज़्यादा 35 के थे। मैं 28 से ही
40 का लगता था। वो कहते थे अपना ख्याल रखने की बात नहीं है, बात जवानी की है और मेरे अंदर अभी भी जवानी बाकी है। शायद वो अपनी जवानी दूसरों की शादी करवा के पूरी करना चाहते थे। मेरी अम्मी को शाम को रिश्ता देखने चले कि अम्मी वापस आई तो बहुत खुश थी। अम्मी ने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है। हमने तो वहाँ जाके कोई झूठ नहीं बोला, तेरी पहली शादी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। लेकिन इनको कोई मसला नहीं था, लड़की बड़ी पर्दादार थी। मैंने कहा कि आपको कैसे पता कि पड़ती थी? अम्मी ने कहा कि उसने हिजाब पहना हुआ था, बड़ी सी चादर दी हुई थी, अपने आप को छुपाया हुआ था। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? मैंने कहा कि ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी शादी नहीं करना चाहता। अम्मी मेरी माँ ने कहा कि मेरी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, वरना तो पहली के बारे में सोचता रहेगा। मेरी अम्मी ने भी पार्टी बदल ली और अब्बा के साथ जाके खड़ी हो गई। अब घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे बाबा सबको शादी पे आने की दावत देते और साथ साथ ही मेरी साबका बीवी की बुराइयां भी करते कि वो तो थी ही ऐसी। मेरी तो अकल पे पर्दा पड़ गया था, लेकिन अब ऐसी खूबसूरत लड़की तलाश की है इसके लिए कि दुनिया देखेगी। आप सबने ज़रूर आना है, हमारे बेटे की खुशी है, हमारा एक ही बेटा है। जब मेरी बहन को कॉल की तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ना तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं और ना ही ऑफिस से छुट्टियां ले सकते हैं। अभी महीना पहले ही तो हम आए थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने तो मजाक बनाया हुआ है, महीने में लड़की छोड़ दी, फिर से शादी करना चाहता है। आप लोगों ने मेरा घर बर्बाद नहीं करें, मैं नहीं आ सकती। अम्मी को इस बात से बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन बाबा ने तो भला बुरा कहना शुरू कर दिया। फिर अम्मी ने समझाया कि वो अपने घर वाली है, उसके 1000 मसले मसाइल होंगे, उसको तंग नहीं करें। ठीक ही तो कह रही है, अभी तो इतना खर्चा करके, बच्चों के कपड़े बना के, सब कुछ तैयारियां करके छुट्टियां लेके वो आई थी। महीना गुजरते ही कहाँ देर लगती है, दोबारा से ये सब कुछ कहाँ से करती। पापा ने कहा कि नहीं आती तो ना आए, उसके बगैर भी शादी हो जाएगी। हमें उसकी शिरकत आवरी की नहीं पड़ी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बाजी मेरी शादी में नहीं आ सकी। इस दफ़ा अम्मी बहुत ज़्यादा खैरात की और दुआ भी की कि लड़की ना सिर्फ अच्छी हो बल्कि मेरे बेटे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारे और साथ निभाए। मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैंने किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ली, ना तो लड़की की तस्वीर ठीक से देखी और ना ही किसी रस्म में हिस्सा लिया, बल्कि मेरा तो मुंह ही ऐसा बना हुआ था जैसे ज़बरदस्ती पकड़े के मेरी शादी करवा रहे हैं। और बात कुछ मुख्तलिफ भी नहीं थी। शादी वाले दिन जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो तब भी मेरे चेहरे के 12 बजे हुए थे। और अब जो ये सामने का मंजर देखा तो कदमों तो तले से तो वैसे ही मेरी ज़मीन निकल गई थी। मेरी यकीन हो गया था मुझे कि मामला गड़बड़ है। जब वो बाहर आई तो मैंने कहा कि क्या बात है, तो वो कहने लगी कि शादी का खाना खाने की वजह से मेरा दिल ख़राब हो रहा है। मैंने कहा कि लगता है तुमने खाना ज़्यादा ही खा लिया है। उसको भी अंदाज़ा हो गया कि मेरी बात का मतलब कुछ और है। सुबह हुई तो बाकी की रस्में होने लगीं। मेरी बीवी खुद को बड़ी सी चादर में ढांक कर ही बाहर निकली। सब लोगों ने कहा कि देखो, दुल्हन अभी भी अपने आप को अच्छे तरीके से छुपाए हुए है। इतनी अच्छी बात है, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि इसने अपने आप को क्यों छुपाया हुआ था। वो अपना पेट छुपा रही थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। वो सबको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पहले से ही पता चल गया और फिर ये अंदाज़ा मैंने सिर्फ इसकी तबीयत ख़राब हुई और पेट से नहीं लगाया, और ऐसी भी हरकतें कुछ थीं कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाकई माँ बनने वाली थी। लेकिन ये सब क्या चक्कर था? ये सब किसने किया था? मैं जानना चाहता था, इसलिए मैं खामोश हो गया। पता लगाना चाहता था कि ये सब किसका गुनाह है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं तो इसका हाथ पकड़ के इसी के पास छोड़ दूं और फिर इसके बाद बाबा से कहूं कि मेरी ज़िंदगी के साथ खेलना छोड़ दे। उन्होंने ये दूसरी लड़की मेरे लिए पसंद की और ये भी ऐसी ही निकली। कि यही बात सच है कि आजकल हर लड़की ही ऐसी है। अब तो मुझे इस बात पे यकीन हो गया था कि कोई भी लड़की शरीफ नहीं है, और मेरी किस्मत की खराबी देखें कि मुझे दूसरी दफ़ा भी ऐसी ही लड़की मिली। क्या मैं इतना बुरा इंसान था? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे लिए चुप करके रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अपनी बीवी की हरकतें देखता रहता था। वो सबके सामने कैसे मासूम बन जाती थी। उसकी शक्ल देख के कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि उसने ख्वाब में भी ऐसी हरकत की होगी, लेकिन उसने हकीकत में ये सब कुछ किया था। बार बार मैं सोचता रहता था कि वो कौन है। कहते हैं कि एक दफ़ा किसी का आपसे निकाह हो जाए तो आपके दिलों में इसके लिए मोहब्बत डाल दी जाती है। मेरी बीवी थी, मेरे निकाह में थी। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि जो करती है करती रहे। अगर मुझे फ़र्क ना पड़ता तो और किसको पड़ता। शादी को 1 हफ्ता हो गया था। अम्मी ने कहा कि बहू का हाथ खीर में डलवा के किचन इसके हवाले करना है, तो सबसे पहले मेरे बाबा ने इसकी मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम कैसी बातें कर रही हो। मेरी माँ ने कहा कि कैसी बातें क्या कर रही हूँ, ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है, जब शादी हो जाती है तो यही सब कुछ तो होता है। तो मेरे बाबा ने कहा कि वो पुराने ज़माने थे कि हफ्ते बाद खीर में हाथ डलवाते हैं। मेरे बाबा तो मेरी अम्मी की नकल उतारते हुए बोले कि मेरी अम्मी हैरान रह गई, ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोड़ो सबको, जब इसका दिल करेगा तो कोई काम कर लेगी। मेरी अम्मी ने कहा कि बिना इसका दिल किया
सारी ज़िंदगी काम ना करे। अरे काम ना करने का किसका दिल करता है? बाबा ने कहा कि नहीं करती तो ना करे, इसे फ़िलहाल छोड़ दो। तुम इतनी सी बात समझ क्यों नहीं करती? अम्मी ने कहा कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तुम बहू को आराम करवा के आखिर साबित क्या करना चाहते हो? मेरे बाबा कुछ सोच में पड़ गए, जैसे घबरा गए हों। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, अभी से तुम इसे कामों में लगा लोगी तो इसका हमारे बेटे के साथ रिश्ता कैसे बनेगा? शादी के शुरू-शुरू के दिन तो इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त एक-दूसरे के साथ गुज़ारना चाहिए और कोई दूसरे का वक़्त तो नहीं गुज़ारेंगे ना, तो फिर वही होगा जो पहली दफ़ा हुआ था। मेरी अम्मी इस बात को लेके मान गई। उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं जानता था कि ये बात गलत थी। मेरी पिछली बीवी के साथ मेरा बहुत वक़्त गुज़रता था। मैंने तो ऑफ़िस से भी छुट्टियाँ ली हुई थी, फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई थी। जो उसके दिल में कोई और था, तो फिर वक़्त तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह भी यही सब कुछ हो रहा था। इस दफ़ा तो मैंने ऑफ़िस से छुट्टियाँ भी नहीं ली थी। मेरी पहली शादी नहीं थी। मैं खुश था, लेकिन अभी तो मैंने पहले ही से ही मुँह बना के बैठा था। शायद वही बात सच हुई थी कि बुरा सोचने से बुरा हो जाता है। बाबा अंदलीब की बहुत साइड लेते थे। हर बात में उसे प्रोटेक्ट करते थे। मैं इस बात पर हैरान होता था, शायद इसलिए क्योंकि वो उसको अपनी मर्ज़ी और पसंद से लेकर आए थे। जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे थे, उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी और उसके लिए अपने वजूद को छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सर्दियाँ आ चुकी थी। वो खुले-खुले स्वेटर पहनती थी। एक दिन अम्मी ने उसको कहा कि हमने शादी में जाना है, तुम अच्छे से कपड़े पहन कर आओ। ये क्या तुम मलंग बन के फिरती रहती हो? वहाँ पे तो सारे रिश्तेदार आए होंगे, वो तुम्हें पहली दफ़ा देखेंगे क्योंकि तुम्हारी शादी में मेरी तरफ से तो कोई नहीं आया था। अम्मी को अपने रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती थी। वो इनके सामने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करती थी, पर अंदलीब ने तो जाने से इनकार ही कर दिया। अम्मी ने कहा कि मैं तो अकेली नहीं जाऊँगी, इसको लेके जाऊँगी, वरना वो सब इसको देखने के लिए हमारे घर आएँगे, तो फिर हमारा खर्चा होगा। वहीं पे सब देख लेंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। फिर उसने साथ निकाल कर दिया और वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अम्मी ने उसे कहा था कि वहाँ पर स्वेटर पहनकर नहीं जाना, बल्कि अच्छे कपड़े पहनकर जाना है और यही उसकी दुखती रग थी। वो तो इस कदर इनकार पे उतर रही थी कि अम्मी से बदतमीज़ी भी कर डाली और कहा कि आप क्यों ज़बरदस्ती लेके जाना चाहती हैं रिश्तेदारों के सामने? मुझे पेश करना चाहती हैं क्या? अम्मी ने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। अम्मी ने कहा कि ये लड़की तो बड़ी खतरनाक है। यहाँ भी बाबा इसकी साइड लेने लगे कि जब कोई नहीं किसी जगह पर जाना चाहेगा तो कोई ज़बरदस्ती उसे लेकर जाएगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? मेरी माँ ने कहा कि शादी के शुरू में ये बात आपने मेरे लिए तो नहीं सोची थी। पता नहीं कहाँ-कहाँ गाँव में अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले गए थे और अब ये यहाँ तक नहीं चल सकती है। क्यों, माँ बनने वाली है क्या? अम्मी ने जब ये बात की तो मेरी बीवी का मुँह रोने वाला निकल आया था। वो वहाँ से फ़ौरन ही कमरे में चली गई। बाबा ने अपना सर पकड़ लिया और मैं भी खामोश तमाशाई बना ऑफ़िस को रवाना हो गया। अब मेरी अम्मी को मेरी बीवी से ज़्यादा ही चिढ़ हो गई थी। वो उसे हर काम में ताने देने लगीं। मैंने भी अभी तक अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था। मैं उसके करीब भी नहीं गया था और मैं हैरान था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तो उसने भी नहीं कहा। ज़ाहिर है उसके दिल में चोट था। वो तो सोच रही थी कि मुसीबत जब तक टली ही रहे, उसे खुद से कहने की क्या ज़रूरत थी? और वो रात को ये कह के मुझे सर्दी लगती है, अलग लिहाफ में सो जाया करती थी और डबल रज़ाई लेकर सोती थी, जबकि इतनी सर्दी भी नहीं थी। हम लोग किसी ऐसे इलाके में नहीं रहते थे जहाँ सर्दी हद से ज़्यादा हो। अब तो उससे अपना आप छुपाया भी नहीं जाता था। पता नहीं मेरी अम्मी को क्या हुआ कि वो ऐन टाइम पे अपनी बहन के घर जाने का प्लान बना बैठी कि जो यहाँ से बहुत दूर रहती थी। अब वो इस घर से चली गई थी और बाबा भी सुबह जाते तो शाम को वापस आते थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया है, उसकी बैठक है, मैं वहाँ पे बैठा रहता हूँ। पता नहीं वो लोग हमें अकेला क्यों छोड़ रहे थे? शायद हमें प्राइवेसी दे रहे थे, पर हमने ऐसी प्राइवेसी का क्या करना ही था? जब घर में मेरी अम्मी भी नहीं होती थी, मेरे बाबा भी नहीं और मैं भी सुबह काम पे नहीं जाता, तो मेरी बीवी पीछे आराम से फिरती थी। उसे अपना आप किसी से छुपाना नहीं पड़ता था। लेकिन शाम होती तो वो मुश्किल में पड़ जाती थी। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जब वो खाना लेकर मेरे पास आई। तो मैं उसकी चादर खींच दी। अब उसका पेट साफ नज़र आ रहा था। वो हैरान रह गई कि मैं ऐसा कर सकता था। वो बीवी थी मेरी। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया था। मैंने कहा कि लड़कियां शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, पर तुम्हें तो मोटापा ज़्यादा ही जल्दी चढ़ गया है। क्या बात है? मैंने तंज़ किया था। वो परेशान हो गई और जल्दी से चादर उठा के अपने ऊपर कर ली। मैंने कहा कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मुझसे कभी कोई झूठ ना बोलना। मैं अभी भी तंज कर रहा था क्योंकि वो तो पूरी की पूरी ही झूठी थी। मैंने कहा कि तुमने जो ड्रामा लगा रखा है ना, ये मैं ज़्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। सब पता है मुझे। अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश ना करना। अगर तुम मजलूम होती तो ये बात मुझे बताती, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही ये सारी बातें छुपा रही हो। इसका मतलब तुम ही गलती पर हो। वो मेरी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसने खाना रखा और वहां से चली गई। मैं हैरान था ये किस किस्म की औरत है, लेकिन अगले दिन वो हुआ
کہ دیکھ کے تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بابا مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہوئے کیا کیا بولتے رہتے ہو؟ اس کو میں نے کہا کہ اچھا آپ کو سب کچھ بتا دیا، اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میرے باپ نے ایسی بات کہی کہ میں تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ شادی کے بعد عورت ماں نہیں بنتی تو اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ بابا عقل کو ہاتھ مارے، میری شادی کو ابھی اتنا وقت نہیں ہوا اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مہینے میں اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ کیوں کسی کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے تو میرے دوسرے شخص کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے، تیرا بچہ نہیں ہے تو اور کس کا بچہ ہے؟ شرم نہیں آتی اپنی بیوی پہ اوپر الزام لگاتا ہے، گھر کی عورت خود ہی بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میں بابا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بابا کسی اور دنیا کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب آپ کو سب پتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ اور کیا ہم اندھے ہیں، ہمیں نہیں پتا؟ میں نے کہا کہ اس نے آپ کو بتایا تو کہنے لگے کہ اور کون بتائے گا، ظاہر ہے وہی بتائے گی، تیری ماں کو بھی پتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو آپ کو اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو آپ لوگ ہیں کہ اسی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ اپنا منہ بند رکھ، میرے سے تھپڑ نہ کھا لینا، اپنی اولاد کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے تو پھر دنیا تجھے کیا کہے گی اور اسے کیا کہے گی؟ چپ کر جا، خبردار تو نے ایسی ویسی کوئی بات کی، اور خبردار جو تو نے اس کو ڈانٹا، میری ایک نہیں سنوں گا میں تیری۔ میں نے کہا کہ بابا میں آپ کی اولاد ہوں، وہ نہیں، پہلے باپ دیکھا ہے جو اپنی اولاد پہ بھروسہ نہیں کر رہا اور دوسرے کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان رہا ہے۔ ہر دفعہ عورت غلط نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی تو ہوتی ہے نا، اس معاملے میں عورت غلط ہے۔ بابا نے کہا کہ خاموش اور چپ مجھے کروا دیا اور میری دوسری بات بھی نہیں سنی۔ میں حیران رہ گیا، امی بھی وہاں سے جا کے بیٹھ گئی تھی۔ اب میں بات کرتا تو پھر کس سے کرتا؟ یہ میرا بچہ نہیں تھا، میں چیخ چیخ کے یہ بات کہتا تو میرا اپنا تماشا بن جاتا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا تھا وہاں تھوڑا اور صحیح۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس کا باپ میں نہیں ہوں۔ پھر پوچھوں گا اپنی بیوی سے کہ اس کا باپ کون ہے اور اس بچے سمیت اسے وہیں چھوڑ کے آؤں گا۔ تماشا بنتا ہے تو بن جائے، تماشے کے ڈر سے میں اپنی زندگی خود برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں سمجھا کہ اس سب کے غلام کیوں ہو چکے تھے سب، اور اس نے سب سے جھوٹ بولا تھا اور وہ بھی ایسا جھوٹ کہ اسے شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے، لیکن میں نے اسے نہیں ڈانٹا، جو جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چلنے دیا اور وقت کا انتظار کرتا رہا۔ ہماری شادی کے پونے 7 مہینے بعد اس کی ہاں پہ ولادت ہو گئی اور اس بات پہ حیران تھا کہ بابا لوگوں کو خود کہہ رہے تھے کہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہے۔ شاید وہ اپنی عزت بچا رہے تھے۔ اللہ نے میری بیوی کو بیٹے سے نوازا تھا، یہ میری اولاد نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ کے پہلے ہی سیمپل لے لیا اور اپنا سیمپل بھی لے لیا۔ رپورٹ سامنے آ گئی، میں اس کا باپ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اب بھی یہ تک پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کا باپ کون تھا۔ میں نے باقی لوگوں سے بھی خون کے سیمپل لے لیے۔ میں نے بابا سے کہا کہ آپ بھی خون کے سیمپل دیں۔ بابا نے گالی تو میں نے خون کا کیا کرنا ہے؟ میں نے ان کو اصل بات نہیں بتائی۔ میں نے کہا کہ ٹیسٹ کروانا ہے، ایک ضروری ٹیسٹ ہے۔ انہوں نے اپنا بلڈ گروپ دے دیا تو میں نے چاچو کا بھی لے لیا اور اس کا ایک کزن تھا اس سے بھی لے لیا، اور اس کے گھر میں اس کے ماموں رہتے تھے ان سے بھی، یعنی آس پاس کے سارے مردوں سے لے لیا۔ لیکن جب رپورٹ میرے سامنے آئی تو میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی اور میرے سامنے ساری کہانی واضح ہو کر آ گئی۔ میں آپ سے پوچھنے لگا تو میں نے اتنی بھیانک حقیقت سے اوپر سے پردہ کیوں اٹھایا؟ اب مجھے یہ کچھ برداشت کرنا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ میرے ساتھ ایک اور زندگی بھی برباد ہونے والی تھی، اور وہ زندگی کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی ماں کی تھی۔ میں نے اس کو سچ بتانا تھا تو وہ کب سے واپس آ چکی تھی، بچے کو سنبھال رہی تھی کہ حقیقت دراصل یہ تھی کہ میرے بابا کا اندلیب کے ساتھ تعلق تھا۔ ہاں، کہتے ہیں کہ حقیقت کبھی کبھی اتنی بری ہوتی ہے کہ اسے 7 پردوں میں چھپا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت تو 7 پردوں میں چھپا کے پیش نہیں کرنا چاہیے، اسے سب کے سامنے لے کے آنا چاہیے۔ میرے بابا اسے چھپ چھپ کر ملتے تھے اور اس کے ساتھ تعلق میں تھے، اور اب جب ان کو شک پڑا کہ اس طرح سے ملنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی، اور شادی کے بعد بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ یہ بچہ بھی میرے والد صاحب کا ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنی ماں کو لے کر گھر چھوڑ دیا۔ اس وقت میرے دماغ میں یہی آیا، میں نے سارے خاندان کو یہ بات بتا دی کہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی اس بات کا بتا دیا۔ لڑکی کے ماں باپ کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا، وہ بھی اپنی بیٹی کو لے گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ میں نہیں جانتا، لیکن کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا کیونکہ اس کا باپ بھی عزت دار آدمی تھا۔ وہ میرے سامنے سر جھکا کے پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ سے زیادہ تو میرا سر جھکا ہوا ہے کیونکہ یہ سب کچھ میرے باپ کا کیا دھرا ہے۔ میرے بابا نے ہمیں بہت بڑے گناہ میں ڈال دیا تھا، یہ تو شکر ہے کہ میں نے اندلیب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ میری امی کو تھا، انہوں نے شادی کے اتنے سال بعد بے وفائی ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا کیا قصور تھا، میں نے اس انسان کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں گزارا کیا اور بالآخر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی۔
अब मैं अपनी अम्मी को लेकर दूसरे शहर आ गया, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी ही है कि जहाँ मुझे यहाँ पे क्वार्टर मिल गया है और बाबा घर में अकेले रहते हैं। अंजलीब तो कब की इन्हें छोड़ के जा चुकी है। उसका क्या हाल हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा बार बार फ़ोन करते हैं या पूछते हैं कि हम कहाँ हैं, तो मैं इनको नहीं बताता। पहले तो मैं फ़ोन भी नहीं सुनता था। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? अपने बाप को माफ़ कर दूं, वापस चला जाऊं, या इनको इनके हाल पे छोड़ दूं? सुनने में आया है कि आजकल वो बड़े बीमार हैं, अकेले रहना आसान नहीं होता। इनको तो खुद से पानी भी पीने की आदत नहीं थी। मेरी माँ ही इनकी खिदमत करती थी। मेरी माँ भी बीमार है, लेकिन मेरे बाप की याद में नहीं, बल्कि बेवफाई के सदमे में। मुझे आप लोगों के मशवरे की सख्त ज़रूरत है कि मैं क्या करूं? अपने बाप को माफ़ कर दूं और माँ को लेकर वापस चला जाऊं, या फिर इनको इनके हाल पे ही छोड़ दूं ताकि वो अपनी सज़ा भुगतें। उन्होंने कितना बुरा किया है? क्या मुआशरे के इतने असूल तोड़े? ऐसा कोई करता है भला क्या? ये आप मुझे बताएं।